सोलोखुम्बु नेपाल का एक प्रसिद्ध हिमालय जिला है जिसे माउंट एवरेस्ट का गेटवे भी कहा जाता है। यह क्षेत्र दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का घर है। सोलोखुम्बु की राजधानी सल्लेरी है, जबकि एवरेस्ट यात्रा का मुख्य रास्ता लुकला से शुरू होता है। यहाँ से ट्रैकर्स नामचे बाजार, तोंगवचे मठ और आगे एवरेस्ट बेस कैंप की ओर जाते हैं। यह क्षेत्र अपनी शेरपा संस्कृति, बौद्ध मठों, बर्फ से ढके पहाड़ों और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग रूट एवरेस्ट बेस कैंप के लिए प्रसिद्ध है। आज मैं आपको काठमांडू से सोलोखुम्बु के एक शानदार हिमालयन बस यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ। काठमांडू की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर हम नेपाल की खूबसूरत पहाड़ी, घुमावदार राजमार्गों, नदियाँ और पहाड़ी गांव को पार करते हुए पहुंचेंगे सोलोखुम्बु, माउंट एवरेस्ट का प्रवेश द्वार। तो चलिए शुरू करते हैं नेपाल की इस यादगार काठमांडू से सोलोखुम्बु की हिमालयन बस यात्रा को। गुड मॉर्निंग फ्रॉम काठमांडू दोस्तों। और रात भर बहुत दिक्कत हुई, जैसे कि आपको पता है कि मेरी स्टोरी के बारे में आपने सुना होगा, बट अभी इसको रखते हैं साइड में, अब बात करते हैं काम की। तो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ काठमांडू से सोलोखुम्बु, जिसको एवरेस्ट का बेस कैंप भी बोला जाता है। फिर आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है कि ना, मतलब जहाँ तक रोड जाती है वहाँ तक अपनी बस भी जाती है सल्लेरी तक, यानी सोलोखुम्बु का जिला मुख्यालय। तो वहाँ तक हमारी आज की जर्नी होगी। आज है 13 जून, सुबह के 4:30 बज रहे। ये देखो बैग रेडी है, फटाफट निकलता हूँ। भाई हालत देख रहे हो, चप्पल में आ गया भाई, इतनी जल्दी हो गया आज मेरे को, बहुत ज़्यादा। सुबह के हो रहे हैं 4:45 और मैं इन ड्राइव के थ्रू यहाँ पहुँचा चाविल। और काफ़ी सारे बसेस यहाँ पर लगी हुई हैं, इनमें से अपनी बसेस कौन सी है ढूंढते हैं और उसमें बैठते हैं, बाकी बातें नहीं करते। बहुत लेट हो गया हूँ, मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम होगा जो मैं इतना लेट हुआ हूँ। ये देखो सुबह सुबह की चहल पहल अच्छी है काठमांडू की। 5 बजे यहाँ से बस चलेगी और अभी पूरी बस लगभग ऐसी है खाली। 2x2 का सीटिंग कॉम्बिनेशन। मैंने कैबिन में बोला था, अभी दे नहीं रहे, बात करते हैं अच्छे से। ये कैबिन अंदर का, और ये इतनी जल्दी बुला लिया ना भाई, कुछ भी नहीं है। भाई देखो ये सामने चावल में इस तरफ काफ़ी सारे काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ से आप टिकट वगैरह बुक कर सकते हो, और इस तरफ लगती है गाड़ियाँ। देखो भाई यहाँ से काठमांडू से खुरखेट, कुर्मी, ओखलढुंगा, सोलू, सल्लेरी। सुबह 5 बजे के करीब हमारी गाड़ी यहाँ काठमांडू से अपने सफ़र के लिए आगे रवाना हो गई। अभी फ़िलहाल बस में 4-5 पैसेंजर ही है। काठमांडू नेपाल की राजधानी व सबसे बड़ा शहर है, और ये शहर कितना साफ सुथरा है वो तो आप रोड के माध्यम से देख ही सकते हैं। पिछले कई समय से मैं यहाँ रह रहा हूँ और सिविक सेंस के मामले में भी काफ़ी आगे है नेपाल। अभी सुबह के 5:40 हो रहे हैं और अभी हमारी बस निकल गई थी। अभी 40 मिनट ही हुए, तो बोर्डिंग पॉइंट्स रहते कहीं कोटेश्वर और ऐसे बस के। तो अभी जर्नी चल रही है काफ़ी सही। आप इधर देखेंगे कैबिन अच्छी तरह से काफ़ी डेकोरेट किया हुआ है। आगे आता है भक्तपुर। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 13 किलोमीटर पूर्व में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है। नेपाल के 3 प्राचीन दरबारों शहरों में से ये एक है भक्तपुर। अपनी पारंपरिक नेवारी संस्कृति, कला और वास्तुकला के लिए भी यह काफी प्रसिद्ध है।
हम आगे बनेपा धुलीखेल की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते थोड़े से यहाँ तंग है। बनेपा धुलीखेल से काफी लोग राजधानी और भक्तपुर की तरफ भी आते हैं, तो उस वक्त जब बारिश होती है तो ये थोड़ा तंग इलाका हो जाता है। लेकिन आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, अभी रोड का काम यहाँ तेजी से चल रहा है। बनेपा नेपाल के बागमती प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है जो काठमांडू से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये शहर नेपाल के प्रमुख व्यावहारिक और परिवहन केंद्रों में से एक माना जाता है। काठमांडू घाटी का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है और नेपाल के पुराने व्यावहारिक मार्गों में बसा एक ऐतिहासिक नगर भी इसे कहा जाता है। यहाँ से धुलीखेल, सिंधुली और पूर्वी नेपाल के और जाने वाले राजमार्ग निकलते हैं। धुलीखेल के बाद एक रास्ता आगे चला जाता है पंचखाल होके आगे तातोपानी की तरफ, जिसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी अपने चैनल पर बनाई हुई है, तो आप विजिट करके उसे देख सकते हैं। और अभी हम निकल गए हैं खुरकोट होके आगे ओखलढुंगा की तरफ। ओखलढुंगा होते हुए हम आगे सल्लेरी तक जाएंगे। काठमांडू से लगातार चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी हम बीपी हाईवे पर आ चुके हैं। ये एक राजमार्ग काठमांडू घाटी को पूर्वी तराई से जोड़ने वाला सबसे छोटा और महत्वपूर्ण मार्ग है। इसका मुख्य रूट है काठमांडू से बनेपा, धुलीखेल, नेपाल थोक, खुरकोट, सिंधुलीमाड़ी, भिमान, बर्दिवास होके आगे पूर्वी नेपाल तक, और इसकी लंबाई है लगभग 160 किलोमीटर। इस हाईवे पर हमारा सफर आगे खुरकोट तक ही रहेगा। बीपी राजमार्ग सड़क अधिकतर जगहों पर एक लेन ही है, इसलिए ओवरटेक करते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। पहाड़ों के बीच बने इस घुमावदार राजमार्ग पर यात्रा रोमांच और खूबसूरत दृश्य से भरपूर होता है। हमारे आगे 2 बस और चल रही है और वो भी काठमांडू के चाबिल से निकली है और किसी न किसी गांव में जा रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू एक बड़ा शहर है और यहाँ से नेपाल के लगभग हर जिलों की बस मिल जाती है। आगे वाली दोनों बस तो काफ़ी रफ्तार में है। दोनों बस रफ्तार में तो है, लेकिन दोनों बस के बीच में डिस्टेंस भी काफ़ी है और ये पहाड़ों पर होना ज़रूरी भी है। जैसा कि हम बात कर रहे थे बीपी राजमार्ग के बारे में, ये राजमार्ग एक सिंगल लेन है। यहाँ गाड़ियों को पास देने में थोड़ी दिक्कत तो होती है और इसका सामना यहाँ पर इन ड्राइवर्स को डेली करना पड़ता है।
आगे आता है भाकुंडे बेसी। काबरेपाल चौक जिले का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कस्बा है जो काठमांडू और सिंदुली को जोड़ने वाले बीपी राजमार्ग पर स्थित है। यह बीपी हाईवे का एक प्रमुख पड़ाव है और पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ सुंदर क्षेत्र भी है। आगे हमें डाइवर्जन लेना पड़ा। डाइवर्जन तो मैं क्या ही बोलूं, अभी ये रोड ही ये है। अभी फिलहाल के लिए रोड यही है। ऊपर की तरफ रोड का काम चल रहा है तो अभी हमें इसी रूट से होकर जाना पड़ेगा। तकरीबन 1 से 2 साल और लग जाएंगे इस रोड को कंप्लीट होने में, जब तक नदी के किनारे किनारे हमें इस रूट पर जाना पड़ता है, जो थोड़ा सा रिस्की है लेकिन एडवेंचर भी है। पूर्वी नेपाल को जोड़ने वाला राजमार्ग फिलहाल के लिए यही बीपी राजमार्ग है, तो अधिकतर वहां जाने वाली गाड़ियां इसी राजमार्ग से होकर जाती है। आप इस हाईवे के थ्रू काठमांडू से बनेपास सिंदुली होते हुए बर्दिवास तक जा सकते हैं। और दूसरा रास्ता है महेंद्र हाईवे, जो नेपाल का सबसे लंबा राजमार्ग है और पूर्वी नेपाल को पश्चिमी नेपाल से जोड़ता है, लाइक काकड़बेट्टा से महेंद्रनगर तक। अब आगे आगे बढ़ रहे हैं रास्ते और सांकरे होते जा रहे हैं। इस तरफ ये नदी है और बारिश के समय यहाँ क्या हाल होता होगा हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन डेली रूट्स पर बस चलाना कोई आम बात नहीं है, खासकर नेपाल में तो। ये है रोशीखोला, नेपाल की खूबसूरत पहाड़ी नदी जो काबरेपाल चौक जिले की हरियाली और पहाड़ों के बीच से होते हुए पूरे क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और भी खास बनाती है। यह नदी नेपाल के काबरेपाल चौक जिले में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है और मध्य पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर आगे सुनकोशी नदी में मिलती है। अभी आ गया हूँ पीछे सीट पर, क्योंकि रास्ते की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, क्योंकि 2 घंटा रास्ता ऐसे ही रहेगा ऑफ रोड पूरा। और मैं आपको बता दूँ सुबह 5 बजे निकले थे और अभी सुबह के 9 हो रहे हैं और हम शाम तक ही पहुँचेंगे 4-5 तक। तो उतना कैबिन में बैठा हालत ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वैसे ही मैं किस कंडीशन से गुजर रहा हूँ, तो उसकी वजह से रात भर नींद नहीं आई। तो थोड़ा सा बैठना मेरे लिए रिस्की है, क्योंकि फिर ड्राइवर केबिन में सोना मेरे को खुद भी अलाउ मैं करता भी नहीं हूँ और सोता भी नहीं हूँ खुद। तो अगर मुझे नींद आती तो मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ, सही नहीं है। ये देखो भाई, कुछ इस तरीके की रोड है भाई। एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने के कई तरीके हैं, तो सारे तरीके आपको एक एक करके बताता हूं। नामचे बाजार भी आप पहुंच सकते हो, जो एवरेस्ट का प्रवेश द्वार कहा जाता है और समुद्र तल से 3440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शेरपा बस्ती है। और यहाँ एवरेस्ट बेस कैंप जाने वाले लगभग सभी ट्रैकर यहीं से गुजरते हैं। दूसरा रास्ता है लुकला। लुकला को अक्सर गेटवे ऑफ एवरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से एवरेस्ट क्षेत्र की यात्रा ट्रैकिंग शुरू होती है। काठमांडू से उड़ान भरकर यात्री सबसे पहले लुकला पहुंचते हैं
और फिर पैदल नामचे बाजार की ओर बढ़ते हैं। खराब मौसम की वजह से अगर आप लुकला नहीं पहुंच सकते तो सल्लेरी पहुंच सकते हो। सल्लेरी से आगे सुरखी टैक्सी लेकर आगे लुकला पहुंच सकते हो। लुकला के बाद आगे नामचे बाजार से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो एवरेस्ट बेस कैंप के लिए। काठमांडू से सल्लेरी सुरखी होते हुए नामचे बाजार एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचना चाहते हैं तो नेपाली रुपीस में लगभग आपका 40 से 50 हजार रुपये खर्चा आ सकता है। ये अनुमान है और अप एंड डाउन होता रहता है टाइम टू टाइम। बाकी लुकला की फ़्लाइट लेके जाते हो तो उसका आप ऑनलाइन पे चेकआउट कर सकते हो। मैं उस्तादों से यहाँ पर एक बात रखना चाहता हूँ, ये बस में अगर आप गाने चलाते हो तो ये AI वाले मत चलाया करो। ना तो इसमें कोई फील है, ना इसमें कोई इमोशन है, और खामा में सर और दर्द होता है। तो मैं पूरे रास्ते इस AI वाले गाने को सुनते तो जा रहा था, लेकिन मेरा जो सर इतना फट रहा था ना, मतलब बहुत ही ना दिमाग सा ख़राब होने लगता है इसी सॉन्ग को सुन के, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इस सॉन्ग का। इस समय मैं मौजूद हूँ बेनी घाट में, जहाँ नेपाल की दो प्रमुख नदियाँ मिलती है, सुनकोशी और तामाकोशी नदी। हिमालय की ऊंची चोटियों से निकलने वाली तामाकोशी नदी यहाँ शक्तिशाली सुनकोशी नदी में सहमती हो जाती है। दो अलग अलग धाराओं का ये संगम देखने में बेहद आकर्षक और मनमोहक लगता है। बेनीघाट से 3-4 किलोमीटर आगे आता है खुरकोट, और यहाँ रुकने के काफ़ी होटल्स वगैरह आपको इजी तरीके से मिल जाएंगे। सामने यहाँ ये स्विमिंग पूल भी देखने को मिलता है। दोस्तों दोपहर के बज गए हैं 12 और अभी हम पहुँच चुके हैं खरकोट बाज़ार। खरकोट बाज़ार है मेरे ख्याल से, तो ये पड़ता है सिंधुली ज़िले में। कुछ बाज़ार है खरकोट का, यहाँ पर हमारी गाड़ी खाने के लिए रुकी थी। इधर लक्ष्मी होटल, तो खाना पीना खा लिया है। खाना बहुत अच्छा था और 220 रुपये खाने का प्राइस था। वेज का बहुत मतलब टेस्टी खाना था मेरे ख्याल से, मुझे तो बहुत पसंद आया। उसमें अचार, मतलब जो नेपाल की लोकल डिश होते हैं ना, वो यहाँ पर सर्व करते हैं खाने की थाली में। वेज थाली में आपने पता होगा, तो मतलब पूरी थकाली थाली होती है, तो मतलब बढ़िया था काम, बढ़िया हो गया, पेट भर गया। और अभी चलते हैं बस के अंदर। बाकी आप मेरी कंडीशन जान सकते हो कैसी हो रही है फ़िलहाल, ठीक है। और बस ने अभी कवर करे है 114 किलोमीटर काठमांडू से यहाँ तक। अभी 153 किलोमीटर का सफ़र, या मतलब 150 140 का कुछ बचा हुआ है, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है। इधर से ये सीधा वाला रास्ता जहाँ ये बस जा रही है वो जाता है सिंधुली हाईवे होते हुए सिंधुली। अभी हमें ओखलडुंगा होते हुए सल्लेरी तक जाना है। अभी का मौसम तो काफ़ी गरम सा है, लेकिन जैसे ही हम ओखलडुंगा होते हुए आगे सोलोखुम्बु की तरफ बढ़ेंगे मौसम एकदम से चेंज हो जाएगा, यानी करवट लेगा। तब वो नज़ारा देखने लायक है और उसका इंतज़ार भी रहेगा। दोस्तों दोपहर के बज गए हैं 2 और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं गुरमी। गुरमी नेपाल के उदयपुर क्षेत्र में आता है और यहां से आप क्या नाम है वहां पहुंच सकते हो जहां मैं जा रहा हूं, सोलोखुम्बु। आप कहीं से भी आ रहे हो तो ये एक जंक्शन पॉइंट है खोटांग से काठमांडू जोड़ने वाला, और आगे अब सोलोखुम्बु तक हम जाएंगे। इस क्षेत्र में जर्नी करने के बाद एक चीज़ मुझे पता चली कि मक्का और आम की
मक्का और आम की खेती तो बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे। मैंने पूरी जर्नी इंजॉय करे हैं वो चीज़ देखिए। मैं कैबिन से पीछे आ गया बिकॉज कैबिन से वो नज़ारे नहीं आ रहे, क्योंकि अब सनलाइट सामने सारे तो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा हो रहा है और वो अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो रहा। सो विंडो पकड़ ली है, विंडो से बहुत अच्छे नज़ारे आ रहे हैं। एंड तक देखिएगा दोस्तों वीडियो, आगे सारी बातें विस्तार में करेंगे। और अभी यहाँ से लगभग 3-3.5 घंटे का टाइम और लगने वाला है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। बाकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और बस में 3-4 पैसेंजर है, पूरी खाली है देखिए। अभी तो बीच में लोकल सवारी चढ़ी थी, फिर खाली हो गई, चढ़ी फिर खाली हो गई। बाकी गुरमी में आपको रहने के स्टेज वगैरह भी मिल जाएंगे। आप कहीं दूर पहाड़ों में घूमना आना चाहते हैं तो आइए। और हमारे सामने जस्ट बह रही है सुनकोसी रिवर, है ना, तो काफ़ी अच्छा है। पीछे आपने संगम देखा, अभी ये सुनकोसी रिवर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, बहुत ही खूबसूरत और नज़ारे आप चेकआउट करिए। इधर के पहाड़ देखिए, अलग ही दिख रहे हैं आपको, अलग ही। और रोड अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं संकरी होते जा रहे हैं। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सुनकोसी नदी के ब्रिज को। सुनकोसी नेपाल की सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख नदियों में से एक है। इसे अक्सर गोल्ड रिवर कहा जाता है। यह नदी सप्तकोसी नदी प्राणी की मुख्य सहायक नदी है, जो अंत में भारत में जाकर पवित्र गंगा नदी में मिल जाती है। अब मैं नदी पार करके इस तरफ आ गया हूँ और अब फिर से चढ़ाई चढ़ेंगे आगे ओखलढुंगा की। अक्सर हम शहर वाले सोचते हैं कि पहाड़ों पर रहने वालों की ज़िंदगी कितनी मस्त है। मैं भी पहाड़ों पर रहने वाला हूं और मैं इस चीज़ से रिलेट कर सकता हूं। जितना आसान आप लोगों को लगता है उतना नहीं होता। तभी हम पहाड़ छोड़ के शहर की तरफ कमाने आए, लेकिन अभी संजोग ऐसा देखिए कि दोबारा कमाने के लिए हमें पहाड़ों पर जाना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा मेन सोर्स यूट्यूब ही है इनकम का। अब शाम होने को आई है और मैं पहुंच चुका हूं केतुके बाजार। केतुके नेपाल के केतुके क्षेत्र में एक छोटा सा महत्वपूर्ण पहाड़ी बाजार है। यह क्षेत्र ओखलढुंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और सोलुखुम्बु तथा पूर्वी पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक प्रमुख पड़ाव माना जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई पर बसा सुंदर पहाड़ी क्षेत्र, आसपास हरियाली, खेती और पारंपरिक नेपाली गाँव का दृश्य। फिर आगे ओखलढुंगा पहुंचते पहुंचते मौसम ने करवट ले ली और हल्की फुल्की बूंदाबांदी चालू हो गई है और ये नज़ारे और भी खूबसूरत हो गए हैं। केतुके क्रॉस किया था और अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। उस वक्त मैं आपको बता रहा था कितनी गर्मी है, मतलब जहाँ हम गए थे। अभी का मौसम देखोगे यार, अभी का वाह अमेजिंग यार, हल्की हल्की बारिश हो रही है और जो मौसम है ना वो इतना खूबसूरत हो चुका है, इतना हसीन हो चुका है ना भाई, कुछ कह नहीं सकते। देखो ये देखो भाई, मतलब अभी गर्मी के मारे तड़प रहता है। अभी ऐसा लग रहा है कि जैकेट और चाहिए। सफ़र का अलग मज़ा है भाई। पूरी धुंध धुंध छाई हुई है, पूरी धुंध है भाई। अभी ओखलढुंगा हम पहुँचेंगे थोड़ी देर बाद आगे, बट ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है लिटरली यार, मज़ा आ गया। और अभी वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, वीडियो अभी और आगे है, तो देखते जाइए। आगे तो पता नहीं कितना ठंडा होगा। मैं तो आपको पता है कि ये बैग लेके आया सिर्फ, मैं मतलब फील कर पा रहा हूँ ना इस वक्त। तो ये देखिए वाह, तो हटते ही नज़ारा देखिए यार, पूरा फॉगी वेदर हो चुका है एकदम। ओए होए मज़ा आ गया। इधर मस्त ऐसे आलती पालती मार के चिल्ल बैठे हैं इधर। ये देखिए, ये देखो तो शाम के बज गए हैं 4 और अभी मैं पहुंच चुका हूं ओखलढुंगा जिला मुख्यालय। कोसी प्रदेश में आता है। 1500 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और दूसरा क्या,
सोलुखुम्बु और नेपाल के कई पूर्वी जो क्षेत्र है उसका प्रवेश द्वार भी इसको माना जाता है। बाकी यहाँ पहुँचते थोड़ी सी ठंडी हो गई है क्योंकि ठंडा माहौल है यहाँ का। और बाकी जस्ट अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। रास्ते में खाने के लिए भाई भूख लग गई थी, खाना के बाद इतना खाना खाने के बाद भी भूख लग गई, तो लोकल के लिए ले ली यहाँ के, एंजॉय करता हूँ। ठीक है, आगे चित्रे बाजार में बस अपने कुछ पर्सनल काम से यहाँ रुकी है 10 मिनट के लिए। ओखलडुंगा के बाद आपको यहाँ ऊपर काफ़ी सारे हिमालयन की पीक्स दिख जाएगी और यहाँ से चाइना की पीक तक आपको देखने को मिलती है। और इनमें से एक पीक है यहाँ एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट की पीक भी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं रिटर्न भी इसी रूट से होया था और आते वक्त मुझे जो हिमालयस के व्यू दिख रहे थे वो बहुत क्लियर थे और रिकॉर्ड में अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि बस की स्पीड काफ़ी तेज़ थी और रिटर्न में बस वहाँ से रात में 3 बजे निकली थी। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो क्लियर मौसम में आना और आपको व्यू जो दिखेगा यहाँ से वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पहुँच गए चलो नहीं अभी बादल, हाँ इसकी वजह से रुका हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम नेपाल आ रहे हो तो आपकी पहली चॉइस काठमांडू पोखरा हो सकती है, लेकिन सेकंड फेज़ में आपको सोलुखुम्बु जैसे जगह पर आना चाहिए क्योंकि यहाँ का वेदर, यहाँ का मौसम, यहाँ की कला संस्कृति देखने का खुद से मौका मिलता है मिलने का। और साथ ही एवरेस्ट के काफ़ी हसीन नज़ारे और इसके साथ ही कई हिमालयन पीक्स आपको यहाँ से क्लियर दिखने को मिलती है अगर मौसम साफ हो तो। अब हम सोलुखुम्बु की राजधानी या जिला मुख्यालय पहुंचने वाले हैं सल्लेरी, लेकिन मेरा प्लान है सल्लेरी से 2 किलोमीटर आगे जाके फापलू में रुकने का क्योंकि सल्लेरी में थोड़ा सा रश होता है और मैं थोड़ी रिमोट लोकेशन ढूंढ रहा हूं जहां मैं शांति से रुक सकूं। सोलु कोलापुल अब मैं सल्लेरी से 1.5 किलोमीटर पहले हूँ जोरबुद्दा बाजार। नेपाल के सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण पहाड़ी बाजार है। यह क्षेत्र सोलुखुम्बु जाने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए व्यापार, खरीदारी और यात्रा का प्रमुख पड़ाव भी माना जाता है। फिर शाम को मैं पहुंचा सल्लेरी। सल्लेरी नेपाल के सोलुखुम्बु जिले का मुख्यालय और एवरेस्ट क्षेत्र का प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सुबह लगभग 5 बजे के करीब हम लोग निकले थे और अभी शाम के 6:45 हो रहे हैं। लगभग 14 घंटे का सफर अब यहाँ समाप्त होगा। यहाँ नहीं दोस्तों, आगे फापलू में, जो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। एवरेस्ट बेस कैंप के लिए आप यहाँ सल्लेरी में भी रुक सकते हैं और आगे फापलू में भी। यहाँ भी कई सारे होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे और खाने पीने की उचित व्यवस्था भी उपलब्ध है और आगे फापलू में भी। फिर शाम के 7 बजे के करीब मैं पहुंच गया फापलू। अब मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगने लगी है और यहाँ गेस्ट हाउस में जाके आके खाना खाऊंगा। यहाँ फापलू तक सड़क की कंडीशन एकदम ओके थी और इससे आगे बस भी नहीं जाती है। कल सुबह 3 बजे के करीब ये बस यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। यहाँ मैं होटल सनशाइन में रुका हूँ और अब आते ही खाना खाने लग गया क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी है।
आके तुम्हारे भाई ने खाना खाया, पानी बदल लिए और अब ऊपर जा रहा है। 500 रुपये में बहुत ज़बरदस्त रूम मिल गया भाई आज। चलते फटाफट। ये हम रुके हैं सनशाइन कॉफ़ी। अभी थोड़ा सा ये सब देख के आपको अजीब लग सकता है, बट एक्चुअली में जब आप अंदर जाओगे अभी देखना मैजिक होगा। अंधेरा है भाई। इसका पालन करना चाहिए। प्लीज़ कीप योर शूज स्लीपर आउटसाइड। ओके, नो स्मोकिंग, थैंक यू। तभी तो इतना क्लीन है, देखो नीट एंड क्लीन बेड्स। ठीक है, ये देखिए, वाह। वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है भाई। ठीक है, मतलब ये अटैच नहीं है, आपको वहाँ पे मिलता है बस। जैसे ये 4 कमरे आप देख रहे हो, तो 4 कमरों का ये है और बाकी नीचे का नीचे है, ऊपर का ऊपर है। ऊपर भी है क्या, पता नहीं। रात को काफ़ी थक गया था तो आके खाना खाने के बाद सो गया और सुबह यहाँ सैर के लिए निकल गया हूँ ताकि मैं ये व्यू ले सकूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया था। माउंट एवरेस्ट की कुछ चोटियाँ यहाँ से दिखती है, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ भी ऐसा संभव नहीं लग रहा है। इस फापलू विलेज में, फापलू जगह के लीजिए, विलेज के लीजिए, टाउन के लीजिए, इतनी शांति है ना, एक लोग नहीं है आसपास। ये शांति चाहिए मुझे। जो आप फापलू देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह का व्यू आता था यहाँ से, क्योंकि ये है गेटवे ऑफ एवरेस्ट बेस कैंप। क्योंकि जितने भी यात्री है वो इन ठहरते से आगे जाते हैं, तो ऐसा कुछ व्यू दिखता है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए ऊपर पूरा जो है फॉग से कुछ नहीं दिख रहा, नहीं तो कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। मैं तो इस व्यू के लिए पागल हूँ यार। जो एयरपोर्ट है यहीं तक समाप्त हो जाता है और ऐसे ही सेम एयरपोर्ट लुकला का है, जो यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है बट पास में ही है। ऐसी डेंजरस जैसे दिख रहे हो ना आपको, लुकला का एयरपोर्ट भी ऐसे ही है कुछ। और अगर आप ना क्या नाम एवरेस्ट बेस कैंप जाना चाहते हो तो लुकला या फिर इस विलेज से जाते हैं। अगर आप एयरपोर्ट के ज़रिए जाना चाहते हो तो आप लुकला, बस तो नहीं आती बट आपको छोटी छोटी टैक्सी ले जाती है। 4 से 5 दिन में आप पहुँच जाओगे इजीली एवरेस्ट बेस कैंप। अगर आपको वीडियो चाहिए तो डाल दीजिए, बट आपको आना यही पड़ेगा कि इसलिए तो उसको गेट ऑफ एवरेस्ट बेस कैंप कहा जाता है। लास्ट विलेज कह लो, लास्ट विलेज नहीं, मतलब आगे भी और भी विलेज है इससे। अगर आप छोटी टैक्सी से जाते हो तो 4-5 दिन बोल रहा हूँ। अगर आप ट्रैकिंग करके जाना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैक करके जाते हो, तो 10 से 12-15 दिन भी लग जाएंगे भाई। सो मैंने सोचा कि लास्ट बस इस विलेज से आती है, आपके लिए कवर किया जाए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। मौसम एक नंबर हो रहा है भैया। दिल्ली में अभी गर्मी है, मुझे पता है। यहाँ फापलू का एयरपोर्ट और ये मोनेस्ट्री भी है। सोलोखुम्बू जिले के फापलू क्षेत्र में स्थित ये एक बौद्ध मठ है और यह मठ शेरपा समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटन बौद्ध संस्कृति, प्रार्थना परंपरा और हिमालय आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करते हैं। रिटर्न आने के बाद यहाँ पर मैंने मोमोज और कॉफ़ी वगैरह ट्राई की और इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। अरे अभी वीडियो थोड़ी ना ख़त्म हुई है, ख़त्म होने से पहले ये बारिश का नज़ारा तो देख लो सोलोखुम्बू का। उसके बाद नई वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा, टेक केयर।